हेलो बच्चों, आज हम क्लास 3 का चैप्टर 7 पढ़ेंगे जिसमें बुद्धि की परीक्षा नामक पाठ है। ये बुद्धि की परीक्षा एक बच्चे की ली जा रही है और ये कहानी हमारे प्राचीन इतिहास से ली गई है, जिसमें हमारे देश के बहुत ही प्रसिद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की घटना का वर्णन है। और उस समय हमारे पाटलिपुत्र के महाराजा नंद थे। तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, आज हम एक नाटक के माध्यम से, ये जो बुक में ये कहानी दी गई है, एक नाटक के माध्यम से इस घटना को समझाया गया है। तो इसमें कुछ किरदार हैं जो इस अपने अपने पात्र हैं जो अपने अपने रोल्स को निभा रहे हैं। तो एक महाराजा हैं जो पाटलिपुत्र के महाराजा नंद की भूमिका निभा रहे हैं, और बालक है जो चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के जो घटना को दर्शा रहे हैं। तो इस तरह से ये दो पात्र हैं इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे महाराज जो हैं वो क्या कहते हैं। तो ये जो डैश का चिन्ह दिया गया है, इससे ये प्रतीत होता है कि महाराज क्या कह रहे हैं, और बगल में जो वाक्य दिया गया है उससे ये प्रतीत होता है कि महाराज ने क्या कहा। तो व्याकरण में मैं इस डैश के बारे में बाद में बताऊंगी। तो इस तरह से हम लोग इस घटना की शुरुआत करते हैं, इस कहानी की। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि महाराज जो पाटलिपुत्र के महाराजा नंद हैं, ये बहुत प्राचीन कथा है हमारे देश की। तो उस समय पाटलिपुत्र यानी पटना के राजा नंद हुआ करते थे, और उनके ही राज्य में उनके जो सेना के सेनापति थे, उनके पुत्र का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, जो बाद में जाकर बहुत प्रसिद्ध राजा बने। तो इस तरह से वो जब बच्चे थे तब की घटना है। तो यह बड़ा होकर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और कुछ सभासद हैं और मंत्री हैं। तो ये एक दरबार का दृश्य है। दरबार मतलब जहाँ पर आप इस चित्र में देख रहे हैं, जहाँ पर राजा बैठते हैं अपने सिंहासन पर, और दोनों किनारों की तरफ ये दरबारी बैठे हुए हैं, जिनको सभासद भी कहा जाता है, और जिनमें महामंत्री होते हैं, आमात्य होते हैं, उपमंत्री होते हैं, और भी अलग अलग बहुत तरह के दरबारी होते हैं। तो इस तरह से पूरा दरबार भरा हुआ है, और उनकी जो राजकाज की जो कार्य होते हैं वो सब दरबार में ही डिसाइड होता है कि क्या करना है, पूरे राज्य की व्यवस्था। तो इस तरह से रोज़ दरबार लगता था और राजा नंद अपने सिंहासन पर बैठते थे। लेकिन ये उस दिन की घटना है जिस दिन राजा नंद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, और वे अपने दरबार में एक लोहे का पिंजड़ा मंगवाते हैं जो बहुत ही मजबूत है, और उस पिंजड़े में एक बड़ा सा शेर है, बहुत ही भयानक, और वो असली नहीं है, वो नकली है, शेर का पुतला है। परंतु ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो अभी तुरंत झपट्टा मारकर बाहर आ जाएगा। तो वो बिल्कुल असली की तरह दिख रहा है, बहुत ही भयंकर है। और जब उसे दरबार में लाया गया तो सभी जो दरबारी थे, सभासद थे, वो उस शेर को देखकर सन्न रह गए। यानी थोड़ी देर के लिए उन लोगों को लगा कि ये बिल्कुल मतलब सजीव है, जीवित है, इस तरह से। तो लेकिन वो शेर मोम का बना हुआ था, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो महाराजा नंद कहते हैं, मैं आज सभी सभासदों की बुद्धि परीक्षा लेना चाहता हूँ, क्या सब लोग तैयार हैं? तो सभी सभासद यानी दरबारी एक साथ कहते हैं, महाराज हम सभी तैयार हैं, आज्ञा कीजिए। तो उन लोगों को अंदाज़ा नहीं था, दरबारियों को, कि उनकी बुद्धि परीक्षा किस तरह से ली जाएगी। तो उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे या उन्हें क्या करने को दिया जाएगा, तो उन्हें कोई आइडिया नहीं था। पर उन्हें अपने आप पर बड़ा गर्व था कि वे सभी बुद्धिमान हैं, और वे बुद्धि परीक्षा देने के लिए बिल्कुल निपुण हैं और तैयार हैं। इसलिए उन्होंने महाराज से कहा कि हम सभी तैयार हैं
और आप आज्ञा कीजिए। तब महाराज कहते हैं कि पिंजरे की ओर संकेत करके, मतलब पिंजरे की ओर उन्होंने हाथ करके संकेत इशारा करके कहा कि जो इस मजबूत पिंजरे को खोले बिना खाली कर देगा उसे मैं सबसे बुद्धिमान समझूंगा। तो जो यह कार्य कर सके वह सामने आए। तब उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा दरबार में और कहा कि जो सबसे बुद्धिमान होगा वो बिना पिंजरा खोले पिंजरे को खाली कर दे, यानी शेर को बाहर निकाल दे, तभी पिंजरा खाली हो सकता है। तो ये बड़ा उलझा हुआ सवाल था और इस उलझे हुए सवाल को सुनकर तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी सभासद देर तक गर्दन नीची करके सोचते रह गए, क्योंकि उन्हें अपने आप पर बड़ा विश्वास था, गर्व था कि वे किसी भी तरह की बुद्धि परीक्षा देने के लिए तैयार थे। परंतु जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो वे बिल्कुल सन्न रह गए और वे सोचने लगे कि किस तरह से इसका हल ढूंढा जाए। तभी एक बालक खिलखिलाता हुआ राजसभा में प्रवेश करता है, यानी एक बच्चा हंसता हुआ राज दरबार में आता है, प्रवेश करता है और वो बालक ठहाका लगाकर, यानी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, अरे इतनी छोटी सी बात पर सारे राजसभा मौन बैठी है, यानी सब चुपचाप क्यों हैं? ये तो बड़ी छोटी सी मामूली सी बात है, यह काम तो बहुत सरल है। मुझे कहें तो पिंजरा खोले बिना चुटकी बजाते ही पिंजरा खाली कर दूं। ऐसा वो बच्चा कहता है और ये देख रहे हैं आप दृश्य में, ये जो बच्चा है ये किस तरह से हंस रहा है सभी दरबारियों के ऊपर और राजा के ऊपर भी, कि ये इतनी छोटी सी बात की इन्होंने और इसी में सारे दरबारी एकदम से मौन हो गए और उनका दिमाग नहीं चल रहा कि वो क्या करें, तो इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है और कहता है कि इसे तो मैं चुटकी बजाते हुए ही हल कर दूंगा, यानी पिंजरा खाली कर दूंगा। यानी उसके पास इस प्रश्न का हल था। महाराज जो हैं उनकी हंसी को देखकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आकर कहते हैं, मूर्ख बालक, बाहर जाकर खेलो। जिस कठिन समस्या को सारी सभा हल न कर सकी उसे तुम अज्ञानी बालक कैसे हल कर पाओगे? तो महाराज को उसकी हंसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उनको लगा कि वो उनका मजाक उड़ा रहा है और वो कहते हैं कि तुम तो अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारे अंदर उतना ज्ञान कहाँ, तुम तो अज्ञानी बालक हो, तुम्हारा काम है खेलना, तुम जाओ बाहर खेलो। ये बड़ा कठिन सवाल है और इसका हल तो ये दरबारी भी नहीं दे पा रहे, फिर तुम कैसे दोगे? तो यही सोचकर महाराज गुस्से में आकर उस बालक को डांटते हैं और उसे बाहर जाने को कहते हैं बाहर जाकर खेलो। परंतु बालक जो है वो बाहर नहीं जाता है और उसके अंदर बहुत आत्मविश्वास है, वो महाराज के गुस्से से डरता भी नहीं है और वो आत्मविश्वास सहित, यानी पूरे विश्वास के साथ, पूरी साहस और हिम्मत के साथ कहता है, महाराज मुझे आदेश दें तो मैं यह समस्या अवश्य हल कर दूंगा, यानी मुझे आज्ञा दें, अगर आप कहें तो मैं यह समस्या जो है, ये आपका जो दिया हुआ सवाल है उसको तो मैं तुरंत हल कर दूंगा, तुरंत इसका मेरे पास जवाब है और मैं इसे हल कर सकता हूँ। महाराज जो है उसके इस आत्मविश्वास को देखकर थोड़े सोच में पड़ जाते हैं और फिर सोचते हैं क्यों न इसे एक मौका दिया जाए। तो वो भी है महाराज जो यही सोचकर उस बच्चे को एक मौका देना चाहते हैं, क्योंकि बाकी के दरबारियों के पास तो इसका हल था नहीं, सभी मौन बैठे हुए थे, तो किसी न किसी को तो इसका हल ढूंढना ही था, बताना ही था। तो चलो अगर ये बच्चा जिद कर रहा है तो एक मौका देना चाहिए। यही सोचकर महाराज कहते हैं, ठीक है तुम प्रयत्न कर लो। प्रयत्न मतलब कोशिश,
तुम कोशिश कर सकते हो, कोशिश कर लो। पर स्मरण रखना यानी याद रखना, यदि तुम पिंजड़ा खोले बिना खाली न कर पाए पिंजरे को तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा, यानी तुम्हें सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह से महाराज ने उसे थोड़ा धमकाया भी कि अगर तुम पिंजड़ा को खोले बिना खाली न कर पाए तो तुमको कठोर सज़ा दी जाएगी। बालक बोला निर्भीक स्वर में, यानी कि एकदम साहस के साथ, बिना डरे हुए वो महाराज के इस चैलेंज को स्वीकार कर लेता है और बिना डरे हुए कहता है, महाराज यदि मैं असफल रहा तो कठोर दंड भुगतने को तैयार हूँ, पर मुझे विश्वास है दंड भुगतने की स्थिति आएगी ही नहीं। मैं अभी समस्या हल किए देता हूँ। उसे अपने आप पर इतना आत्मविश्वास था कि उसे पता था उस समस्या का हल क्या है, इसलिए वह पूरे विश्वास और दृढ़ता के साथ कहता है कि मुझे सज़ा भुगतने की स्थिति में आना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो समस्या को बस ऐसे ही हल कर दूंगा, तो फिर मुझे सज़ा कैसे मिलेगी। लेकिन अगर मैं असफल रहा तो आप जो भी दंड दोगे मैं भुगतने को तैयार हूँ। बालक लोहे के उस पिंजरे, इतना कहने के बाद जो बच्चा था वह लोहे के उस पिंजरे जिसके अंदर शेर बंद था, शेर का पुतला, उसके चारों तरफ अग्नि यानी आग जला देता है। आप देख रहे हैं इस चित्र में, इन लकड़ियों को यहाँ बिखेर दिया गया है चारों तरफ और उसमें आग लगा दी गई है। दरबार के सभी लोग कौतूहलवश, मतलब पूरी तन्मयता से उस चीज़ को देख रहे थे, कौतूहल से कि अब क्या होगा इसके बाद। और जब आग जलने लगी चारों तरफ तो आग की लपटें उठ रही हैं और उससे गर्मी निकल रही है। धीरे धीरे पिंजड़ा गर्म होने लगा, गर्मी जो है पिंजड़े के अंदर जाने लगी शेर तक। और जब पिंजड़ा के अंदर जो रखा हुआ शेर है वो गर्मी पाकर पिघलने लगा, तो पिघलते पिघलते वो बहकर बाहर आने लगा पानी की तरह, क्योंकि मोम का बना हुआ था वो शेर। और हमेशा बच्चों मोम गर्मी से पिघलता है। आपने देखा होगा आपके घर में जब लाइट्स नहीं रहते तब आप कैंडल जलाते हो और वो गर्मी से पिघलता है। उसी तरह ये पिघलकर बाहर आने लगा और धीरे धीरे खाली हो गया। पिघलकर सारा जो शेर का पुतला था वो बहकर बाहर आ गया और पिंजड़ा बिना खोले खाली हो गया। तो देखते ही देखते इस समस्या का हल निकल गया। और इस समस्या का हल निकल जाने के बाद सभी जो दरबारी हैं वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर इस चीज़ को देख रहे हैं। राजा तो बड़ा खुश हो गया और वो खुश होकर प्रेम पूर्वक बोला, साधु यानी बहुत अच्छे, शाबाश, और वत्स यानी बेटा, बहुत अच्छे बेटा, यहाँ आओ, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। और फिर सभी दरबारी जो थे सभासद वो एक स्वर में यानी एक साथ बच्चे की प्रशंसा यानी बड़ाई करने लगे और बालक विनम्रता पूर्वक अपना हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। तो बालक ने कहा, महाराज यह सब आपकी ही कृपा है, क्योंकि बालक को अपनी बुद्धिमानी पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और वो बड़ा विनम्र होकर कहा कि ये सब आपकी ही कृपा यानी दया है। महाराज बोले, मंत्री जी इस बालक को उचित पुरस्कार यानी इनाम दिया जाए। मंत्री बोले, जो आज्ञा महाराज। फिर उस बच्चे को पुरस्कार दरबार में लाया जाता है और दिया जाता है और सभी जो सभासद थे वे उस बच्चे का अभिनंदन करते हुए तालियां बजाते हैं और उत्साह बढ़ाते हैं उनका। फिर सभी लोग एक एक करके सभा से विदा हो जाते हैं यानी चले जाते हैं। तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन की बहादुरी की, बुद्धिमानी की घटना। तो इस प्रकार बच्चों आपको भी अपनी बुद्धि का विकास करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के बल पर बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी हल किया जा सकता है। तो इस तरह से आपको इस पाठ को पढ़ें और ये जो शब्दार्थ दिए गए हैं उसको याद करें
और इस पाठ से यही शिक्षा हमें लेनी चाहिए। धन्यवाद।